अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ अनम काज़मी। आज जुमा है 21 अप्रैल और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें। जी हाँ, बहुत साहिब मंगाए हैं, हम आपको अपडेट कर रहे थे। तो डेफिनेटली पनामा लीक्स के हवाले से फैसला तो आ चुका है, जिस पर आज हम एडिटोरियल में भी बात करेंगे। हमारे साथ अनवर हाशमी साहब मौजूद होंगे। हाँ बिल्कुल, तो कल का जो अहम केस था पनामा लीक्स, उसके हवाले से भी आज शो में बात होगी। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स की जो पाकिस्तान आए हैं और रंग जमाएंगे, गाने गाएंगे। लेकिन क्यों, सवाल ये पैदा होता है क्यों? क्योंकि हॉकी के हवाले से ये तमाम लोग गैदर हो रहे हैं। हॉकी के हवाले से एक बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है 28 को। और क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है और हम देखते हैं कि पहले सब कॉन्टिनेंट में ही खेला जाता था, लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान का नेशनल गेम बना और हमारी हॉकी जिस पीक पर थी, हमारी हॉकी से हमारे प्लेयर्स ने जितना नाम कमाया, आज वो कहीं मध्यम नजर आते हैं। गो के इस हवाले से काफी कमेटियां बनाई गई, तहकीकात की गई कि क्या वजह है कि हमारी हॉकी जवाल पजीर हो जाती है। हमारे वो प्लेयर्स जो कि पूरी दुनिया में जाने माने जाते थे और भारत को हमेशा शिकस्त देते थे, वो आज कहीं शिकायतें करते हुए नजर आते हैं। हॉकी बिल्कुल जबूहाली का शिकार है। कहीं हमारे पास ग्राउंड्स खराब हैं, कहीं हमारे पास कोचिंग खराब हो जाती है, कभी हमारे पास अब नया टैलेंट हॉकी की तरफ नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए इसी हवाले से आज हम हॉकी के ऊपर पूरी बातचीत करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारा नेशनल गेम है। और इसके हवाले से जो PHF के जो फेडरेशन के जो सदर हैं, उनके भी काफी बयानात आ चुके हैं। शहबाज अहमद साहब वो भी यही कहते हैं कि भाई कि हॉकी का रिवाइवल किया जाए। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज इंटरनेशनल सिंगर्स भी होंगे और 28 को जो कॉन्सर्ट हो रहा है उस कॉन्सर्ट को हम सब ने मिल के सपोर्ट करना है, क्योंकि ये मामला है हमारे नेशनल गेम का, इसके रिवाइवल का। बिल्कुल, आज बहुत से बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं हमारे पास हॉकी के रिवाइवल के लिए। जो कॉन्सर्ट होने जा रहा है 28 को और तमाम तैयारियां भी इस वक्त मुकम्मल है। बड़े बड़े नाम जो है वो आज हमारे साथ शो में भी होंगे। और हॉकी के हवाले से स्टेप उठाया गया तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी सालों से इस वक्त हमारा जो हॉकी फेडरेशन है वो काफी हद तक नजरअंदाज हो चुका हुआ है। लेकिन कहा जा रहा था, इस साल के भी आगाज में कहा जा रहा था कि हम कुछ स्टेप्स उठाएंगे। चैंपियन वो गैदर अपनी हो रही है, हॉकी चैंपियनशिप जो है वो अब स्टार्ट करने के बारे में प्लान भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर हम कमिटेड होके 3 से 4 साल तक भी इस चैंपियनशिप को इवन अपने होमलैंड के अंदर अगर पाकिस्तान हॉकी चैंपियनशिप स्टार्ट करते हैं तो उससे भी काफी ज्यादा हमें बेटरमेंट मिलेगी, हॉकी का रिवाइवल होगा। इसी हवाले से अब जो कॉन्सर्ट किया जा रहा है उसमें कौन कौन लोग होंगे, उन्हीं से आज आपको शो में भी मिलवाएंगे। तो मिलेंगे रोमानवी सिंगर रोजालिना से, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और फिर मिलवाएंगे आपको रोमानिया की रैपर लतीफा से, जो कराची में अपने न्यू सॉन्ग की शूट में मसरूफ है। और उसके साथ साथ आपको मिलवाएंगे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की बरसी के मौका पर उनकी बहू नासिर जावेद। और ये तमाम स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। तो जरा एक्सप्रेस रोजनामा इस वक्त मेरे पास है और कल की अहम खबर जो कि पूरा दिन ही गर्दिश करती रही, पनामा केस का अहम फैसला जो कि मुतवक्के था और बिलाखिर आ चुका है। बहुत सी जगह पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं और दोनों समझ में ये नहीं आता कि सेलिब्रेशन एक्सप्रेस में बनती किसकी है। पर आज की अगर एक्सप्रेस रोजनामा की मेन खबर की बात करें तो वो यही है कि पनामा केस में 2-3 का अक्सरियती फैसला सामने आया है। वजीर आजम नाअहली से बच गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का JIT बनाने का हुक्म भी सामने आया है। नवाज हसन हुसैन को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है और आज सबसे जो ज्यादा स्पेस जो है वो एक्सप्रेस रोजनामा में इसी हेडलाइन को दी गई है। ठीक है, तो पनामा लीक्स के हवाले से सारी खबरें हैं और पनामा लीक्स के हवाले से यहाँ पर मेन लीड है, मतलब जंग में पूरा जो एक मेन लीड है उसका पूरा पोर्शन इसी जो है वो खबर को दिया गया है। और इसमें है कि वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन इनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद के इख्तिलाफी नोट, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अहलियत नाअहलियत का फैसला होगा, जस्टिस इजाज फजल। और पनामा केस वजीर आजम बच गए, सुप्रीम कोर्ट के 13 सवाल तहकीकात का हुक्म। अच्छा, अब ये जो केस है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है कि इस केस में अब ट्विस्ट है, क्योंकि ये पहला ऐसा फैसला है जिससे दोनों पार्टीज, अपोजिशन जमातें भी खुश है, पीपल्स पार्टी की बात नहीं करी मैं, अपोजिशन जमात भी खुश है, PTI और नून लीग भी खुश है। कल हमने देखा कि जैसे इस समात का फैसला आया उसके बाद जो है ख्वाजा आसिफ और दीगर जितने भी लीगी रहनुमा थे उनकी जानिब से प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो है वो शुक्र भी अदा किया गया डेफिनेटली अल्लाह ताला का। और उसके बाद हम देखें तो PTI के जितने रहनुमा थे उन्होंने कहा जी आपने तो इस फैसले को बगौर पढ़ा ही नहीं कि इस फैसले में क्या है, क्योंकि अभी 60 डेज में जो JIT तश्कील होगी, 7 रोज में जो टीम बनेगी जिसमें MI के और इंटेलिजेंस के जो दीगर
अफसरान शामिल होंगे, वो तहकीकात करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं जी ये केस वाइंड अप हो गया, कुछ लोग कहते हैं इस केस का तो अभी आगाज हुआ है, अभी तो 60 दिन है और अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो गया पनामा लीक्स। तो इस हवाले से ओवरऑल कल हमने देखा बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू चलती रही और सारा कुछ चलता रहा, जिस हवाले से हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और आज अगर अखबारात की बात की जाए तो डेफिनेटली अखबारात में आज सिवाय पनामा लीक्स के और दीगर खबरें तो हैं, लेकिन मेन लीड्स तमाम पनामा लीक्स के हवाले से हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात भी करें। बिल्कुल, पनामा केस का जैसे ही फैसला आया है तो बहुत सी सियासी जमातों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम इखलाकी तौर पर अब उन्हें चाहिए कि इस्तीफा दे दें। उसमें हमने देखा कि जरदारी साहब का भी ये बयान था, इमरान खान का भी ये बयान था, और यही जो चीज वो आज एक्सप्रेस रोजनामा में अपनी उन्होंने मेन लीड भी बनाई है कि वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, मुस्ताफी हो। इमरान, जरदारी, शुजात, सिराजुल हक सभी ने इस बात का मुतालबा कर दिया है कि वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि सेलिब्रेशन इस वक्त किस बात की हो रही है। एक फैसला आया है जो कि 2-3 पर है, लेकिन इसमें वजीर आजम की नाअहली के हवाले से 2 जो जजेस हैं उन्होंने तो कहा है कि वजीर आजम नाअहल हैं, जबकि 3 ने कहा है कि अभी फैसला हमने कुछ वक्त के लिए रोक लिया है, जब तक JIT से हम लोग इसकी तफ्तीश नहीं करा लेते तब यहाँ ये उठता है। दूसरा ये कि अभी हमें मजीद 60 दिन की मोहलत वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ को, जबकि बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि राह फरार मिल गई है इस डिसीजन के बाद। अच्छा, तो बहुत सी जगह पर यहाँ पर इस जुडिशल जो कमीशन है, आई मीन अब जो JIT बनाई जा रही है, तो उस पे भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं। ये चल के हम आगे एडिटोरियल्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अहम खबरें जो है वो यही हैं, जिस पर वजीर आजम नवाज शरीफ का भी बयान सामने आया कि JIT में भी जो है वो हम अपने आप को साबित कर हमारे पास सारे सबूत जो है वो मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और हमें कामयाब किया। जी डेफिनेटली। अच्छा, इसके ऊपर मजीद बातचीत करेंगे, लेकिन जहां तक बात है कि सेलिब्रेशन की बात की हो रही है तो PTI को ऐसा लगता है कि 60 डेज बाद जो है जो भी हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी, और नून लीग की जानिब से इसलिए सेलिब्रेशन की जा रही है कि जी हमने कुछ किया ही नहीं, तो तहकीकात होंगी तो हम शफाफ और हमें सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चीज आप प्रूफ नहीं कर सके तो फिर JIT में आप क्या प्रूफ करेंगे, और JIT में फिर वही बात आ गई कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस फिर कौन बनाएगा। तो वही जो सवाल पहले थे वही सवाल अब उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि 60 दिन के बाद फैसला क्या होने जा रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बिजनेस रिकॉर्डर की अहम खबर अगर आपको बताएं तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक पिक्चर जो कि कल फैसला आने के बाद दीदी मरियम नवाज की थी, जिसमें उनके साथ शहबाज शरीफ भी थे, वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ भी थे, और ये पिक्चर जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। जबकि इसी फैसले के हवाले से मेन और आज की अहम बड़ी हेडलाइन जो है वो यही है कि PM शरीफ के इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जिसमें से 2 जजेस ने जो है वो कहा है कि वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल है, और इसी हवाले से जरदारी साहब के भी और इमरान खान के भी बयानात यहाँ पर चस्पा है। ठीक है। अच्छा, एक और मेन लीड में यहाँ पर पढ़ती हूँ और वो है चेयरमैन नैब और DG FIA पनामा तहकीकात में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। चेयरमैन नैब ने अदालत के सामने काम से मजबूरी का इजहार किया, कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अच्छा, और शॉर्ट न्यूज अगर मैं शामिल करूँ तो ये है कि पनामा केस फैसला अदालत में जज्बात का इजहार ना किया जाए। जब ये फैसला आ रहा था तो उससे पहले अदालत की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स आए थे, और ऐसा कहा है जस्टिस खोसा ने। और पनामा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुंसिफी की आला और शानदार मिसाल है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अल्लाह का शुक्र है हम सुरखरू हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, हसन नवाज का तबसरा। अच्छा, परिषद भी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में, और तमाम जितने भी लीगी रहनुमा थे वो घर पर पहुंचे, मुबारकबाद दी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट गिव रिप्राइव टू शरीफ बट नो क्लीन चिट, और वर्डिक इन पनामा पेपर्स केस ऑर्डर्स फॉर्मेशन ऑफ JIT टू इन्वेस्टिगेट PM's फैमिली असिस्ट फॉर इरेगुलेटरीज। तो इस हवाले से यहाँ पर डॉन में मेन लीड है और बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। अच्छा, इस बयान को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जब हमारे पास एडिटोरियल में अनवार हाशमी साहब होंगे तो वी विल टॉक मोर। तो अभी जो है अखबारात की हेडलाइंस में आज ये तमाम खबरें थी जो कि पनामा लीक्स के हवाले से थी। अब मजीद शहरों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं तारिक खान की जानिब और जानते हैं कि लाहौर में होने जा रही हैं। जी तारिक खान, अपडेट कीजिए, लाहौर में तो जश्न का समा होगा इस वक्त। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि कल जैसे ही फैसला है उसके बाद आज बड़ी तादाद में जो है वर्कर बाहर आए हैं, उन्होंने जश्न मनाया है। लेकिन ये तो साथ साथ चलता रहा है, लेकिन आज की जो ख़ास एक्टिविटीज़ हैं वो इलामा इकबाल डे है, उनकी बरसी के हवाले से जो है वो तकरीबात जो हैं वो आज ख़ुसूसी तौर पे लाहौर में उनके लिए इनकाद किया गया है। एक तकरीब जो है ख़ास तौर पे उसमें जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब वो मेहमान ख़ुसूसी हैं और ख़ुसूसी तौर पर उसमें शिरकत करेंगी। उसके अलावा दीगर मुक़र्ररीन
तरीन हैं वो उसमें वो भी शिरकत करेंगे। इसके साथ एक और तकरीब जो है इसी हवाले से इल्लामा इकबाल की बरसी के हवाले से मुनक़द है, जिसमें साबिक जो सदर हैं रफ़ीक तारड़ वो मेहमान खुसूसी हैं और हमजा शहबाज और दीगर जो हैं वो उनके साथ होंगे और ख़ुसूसी तौर पे और दीगर जो चीज़ें हैं उनके हवाले से बात होगी और ख़ुसूसी तौर पे ये जो है ख़बरों की जो अहम ख़बर होगी वो ये होगी। इसके साथ अगर हम देखें तो लाहौर में जो अहम इवेंट होने जा रहा है वो क्रिकेट का है और क्रिकेट क्योंकि इस वक्त जो स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से अहम खबरें जो हैं वो मुसलसल सामने आ रही हैं। तो शाहजेब जो हैं इस वक्त वो तकरीबन 11 बजे के करीब उन्हें एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में पेश होना है, जहाँ पे उन्होंने अपनी सफाई देनी है। उनके पास इल्ज़ामात जो हैं वो लगेंगे और उस हवाले से वो अपनी सफाई पेश करेंगे। ट्रिब्यूनल जो है वो 11 बजे इस हवाले से समाअत करेगा। इसके अलावा मज़ीद जो है वो छोटी तकरीबात ज़रूर इसमें हैं, लेकिन ज़्यादा जो अहम फोकस है वो इल्लामा इकबाल की बरसी के हवाले से ही है, जिस पे ख़ास तौर पे छोटी तकरीबात जो हैं हर जगह तकरीबन मुनक़द की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वहाँ पर आज काफ़ी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटीज़ हैं। फैसल रजा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जी फैसल रजा बताएगा कि शहर में आज कौन कौन से इवेंट्स काबिल ज़िक्र हैं? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में तो मामूल के केसेस हैं जिसमें सजाए मौत और उम्र कैद के हवाले से जो केसेस हैं उनको सुना जाएगा। कोई ख़ास और कोई अहम केस नहीं है। सबसे बड़ा केस जो है वो कल पनामा पे जो गुस्ताखाना मवाद जो सोशल मीडिया पर है उसके हवाले से जो है वो अहम केस की समाअत होगी और इस दौरान जो है वो जो मुख्तलिफ गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान हैं उनको जो है वो पुलिस की जानिब से अदालत में पेश किया जाएगा। इसी के साथ कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है आज इस्लामाबाद में जारी है और कौमी असम्बली के इजलास में आज तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बहुत धुआंधार खिताब करेंगे तकरीबन 10:30 बजे और उनका खिताब जो है वो मरकज़ निगाह होगा। ख़ास तौर पर जो है वो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का वो मुतालबा करेंगे पनामा केस के बाद और जो JIT बनी है और जो 2 जजेस ने जो है वो फैसला सुनाया है कि वो नायल हो गए हैं, यानी वज़ीर आज़म नायल हो गए हैं और दूसरी जानिब जो 3 जजेस का फैसला है वो भी कुछ इसी तरह है कि JIT बनाई जाएगी और नायली का फैसला बाद में किया जाएगा। यानी नायली की तलवार जो है बदस्तूर वज़ीर आज़म पर लटक रही है और आज इमरान खान जो है यही मुतालबा करेंगे कौमी असम्बली के इजलास में कि अब जो है वो उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसी के साथ आज सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास है जिसमें जो है वो कंपनीज बिल 2017 पर गौर किया जाएगा। इसी तरह खारजा अमूर कमेटी का वजारत पानी और बिजली का अहम तरीन इजलास है जिसमें सिंध में पानी की किल्लत और गन्ने, कपास और चावल की फसल जो है उस पर जो पड़ने वाले मुज़र असरात हैं उनके हवाले से गौर किया जाएगा। और याद रहे कि वजारत पानी और बिजली ने ये जो कमेटी है जो बिल है ये आपका बहुत शुक्रिया। और मैं यही सोच रही थी कि जब पनामा केस का फैसला के बाद जो रिएक्शंस आएंगे और उसके बाद जिस तरीके की गुफ्तगू होगी वो बहुत ज्यादा जो है सियासी पारा और हाई हो जाएगा। खैर यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि 2 माह के इंतजार के बाद पनामा केस का फैसला सुना दिया गया जिसमें वज़ीर आज़म को उनके ओहदे से हटाया तो नहीं गया लेकिन उनके खानदान के बैरून मुल्क असासों की मजीद तहकीकात के लिए फौजी और सिविल तहकीकात इदारों की मुश्तरका टीम बनाने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के अक्सरियती राय की बुनियाद पर सुनाए जाने वाले फैसले में मजीद तहकीकात के लिए ये मुकदमा फौजी और सिविल इदारों की मुश्तरका तहकीकाती टीम को सुपर्द कर दिया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक पनामा स्कैंडल से मुतालिक तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम 7 रोज में कायम होगी। ये टीम FIA के एडिशनल DG की सरबराही में बनेगी। इसमें नैब, स्टेट बैंक, SECP, मिलिट्री इंटेलिजेंस और में भी जमा कराएगी। ये टीम जिन मामलात की तहकीकात करेगी इनमें शरीफ खानदान की दुबई और जद्दा वाली स्टील मिल्स के लिए वसाइल की मुंतकली, कतर में सरमायाकारी और लंदन फ्लैट्स हासिल करने का जरिया शामिल है। ऑफशोर कंपनियों की मलकियत और कतरी खत की हकीकत जानने का टास्क भी इसी टीम को दिया गया है। अदालती हुक्म के तहत मौजूदा 5 रुकनी बेंच मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट देखने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अलग बेंच बनाएंगे। इल्जाम साबित होने पर अदालती बेंच वजीर आजम की नाअहली का रेफरेंस भेजने का हुक्म भी दे सकता है। 5 रुकनी बेंच के 2 जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आजम की बराह रास्त नाअहली की राय दी, लेकिन दीगर 3 जजेस जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस एजाजुल हसन और जनाने पर इत्तेफाक किया। चले जनाब, पनामा की बातें तो चलती रहेंगी, अभी आगे चल के एडिटोरियल्स में भी इस हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और कल से पनामा की बातें सुनाई दे रही है और आज भी हम थोड़ी बहुत बात पनामा के ऊपर मजीद भी करेंगे क्योंकि बड़ा अहम फैसला था जो कि आ चुका है और अब लोगों के तज्जिए तबसरे भी शुरू हो चुके हैं। तो अखबार के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज पहले आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पनामा केस की ही, जिसका फैसला आने के बाद वजीर आजम की साहबजादी मरियम सफदर को तकरीबन क्लीन चिट मिल ही गई है। अदालती फैसले के इसमें जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि मरियम सफदर की हिमायत में पेश करदा शवाहिद उनकी खुद मुख्तार हैसियत को साबित करते हैं। मरियम सफदर एक मुश्तरका खानदान में रहती हैं और उनके टैक्स रिटर्न्स ने वाज़ेह किया है कि वो अपने वसाइल की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने की अहल हैं और इस बात पे बहुत बहुत मुबारकबाद मरियम नवाज। बिल्कुल, और उन्होंने इवन ट्वीट भी किया था कि एक मारूफ सहाफ़ी हैं, तब रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि काफी टाइम से जो है वो इस केस के अंदर काफी परेशान थी। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि 549 सफ़ात पर मुश्तमिल पनामा फैसले का एक दिलचस्प पहलू ये है कि फाजिल जजेस ने अफलातून, अल्लामा इकबाल और अमरीकी मुसन्निफ मारियो पोजो के हवाले से भी इस्तेमाल किए। ये हवालाजात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सफ़ा नंबर 143 पर अजीम फलसफी अफलातून की शुरा आफाक किताब रिपब्लिक का हवाला दिया गया है। अल्लामा इकबाल के मशहूर शेर सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। इसी तारीखी फैसले के आगाज में अमरीकी मुसन्निफ मारियो पोजो के शुरा आफाक नावल दी गार्ड फादर का तारीखी जुमला भी लिखा गया है। और अदालत उस्मा के फैसले के बाद लीगी रहनुमाओं ने मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद की। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के 2018 में भी हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ सादिक भी हैं और अमीन भी, जबकि वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आई। उन्होंने कहा कि उंगली के जरिए नवाज शरीफ के विकेट लेने में नाकामी के बाद इमरान खान को एक और फोरम से भी नाकामी हुई। चले जी, लेट्स सी, देखते हैं कि अब 60 डेज बाद क्या होता है। एक दफा फिर से पनामा केस जो है वो दोबारा से हाईलाइटेड है और लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, कल हमने देखा कि जैसे ये फैसला आया तमाम सियासी जमातों की जानिब से तो बड़ा ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट किया गया इस फैसले को, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौम से मजाक करार दिया, जबकि उन्होंने न सिर्फ नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया बल्कि अदालती फैसले को जमहूरियत और इंसाफ को नुकसान पहुंचाने वाला भी करार दिया। उनका कहना था कि इमरान खान के ड्रामे का सबसे ज्यादा फायदा वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ही पहुंचा। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का स्टांस से एक अलग है पनामा लीक्स के फैसले के हवाले से। आज तारीख बनी है और ऐसा फैसला किसी वजीर आजम के खिलाफ नहीं आया, जबकि 2 जजेस ने करार दिया है कि वजीर आजम ने झूठ बोला है। और लेट्स सी, वही बात होती है कि अब एडिटोरियल में हमारे साथ में होंगे डेफिनेटली अनवार हाशमी साहब, उनसे मजीद हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होने जा रहा है और अब क्या सूरत हाल बनती है इस केस की। और कल बहुत से तज्जिए तबसरे किए जा रहे थे जिसके अंदर ये बात मेंशन की गई थी कि अगर इस्तीफे का आप मुतालबा कर रहे हैं तो क्या इमरान खान का या फिर जरदारी साहब का या बहुत सी जो सियासी जमातों के रहनुमा इस वक्त इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, क्या ये इस्तीफे का मुतालबा करना भी इखलाकी जवाज है या नहीं, क्योंकि अदालती फैसला भी सबके सामने है और इस वक्त सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी क्लीन चिट मिल गई है, वो भी नॉट आउट रहे हैं, तो इसके बाद भी अगर आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं तो क्या ये इखलाकी तौर पर ठीक है या नहीं, इस पर भी हम आगे चल के एडिटोरियल्स में बात करेंगे। तो अखबार के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं इस वक्त, इस पर नजर डालने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज वालेकुम अस्सलाम। अनवार साहब, बिलाखिर इंतजार खत्म हुआ और एक फैसला आया जिसके बाद अब तज्जिए तबसरे तो हो रहे हैं। अखबार के एडिटोरियल में इस हवाले से क्या कुछ लिखा गया है, आप जरूर शेयर कीजिए। देखें, हम चाहते हुए भी पनामा से जो है वो जान नहीं छुड़ा पा रहे, क्योंकि इदारिये जो है वो ज़ाहिर है आज भी पनामा के बारे में हैं। बहुत से तबसरे आपने भी किए, कल पूरा दिन भी तबसरे हुए। तो नवाज शरीफ इस फैसले के बारे में अगर सोच रहे होंगे तो मुनीर नियाजी का एक शेर उन पे सादिक आता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पास। नवाज शरीफ को कुछ और मराहिल तय करने हैं। बहरहाल अखबारात के तमाम इदारिये जो है वो पनामा लीक्स पर हैं
पनामा लीक्स के जो फैसले हैं उसके मदरजात जो है वो इदारियों में पहले लिखे गए हैं, जो कि आपने भी पढ़ के सुनाए हैं। लेकिन आखिरी 3 लाइनें उन इदारियों की मैं पढ़ के उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यौम इकबाल पे बात करें हम। अखबारात ने ये लिखा है कि ये फैसला किसको अच्छा लग गया है या किसको बुरा लग गया है, और आगे GIT के क्या शाइंद करार दी गई है अखबारात के इदारियों में कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहां अदालतों में बड़ी बड़ी शख्सियात, बासर लोग, हुक्मरान जो है वो पेश होना शुरू हो गए हैं। इवन के अदालतें तो क्या, अब GIT में भी है वजीर आजम और उसका ख़ानदान पैदा होगा, उसमें उनको जो भी मसाइल पैदा होंगे, लेकिन रवायत एक अच्छी पैदा होगी कि बड़े बड़े लोग जो है अब अदालतों में और GIT में पेश होना शुरू हो गए हैं। पहले हम वेस्ट की मिसालें दिया करते थे कि वजीर आजम जो है वो अदालत में भी पेश होते हैं, इस्तीफे भी देते हैं। तो इसलिए पूरा निचोड़ अगर आप निकालें तो ये खुश आइन बात है, और इसके अंदर डेवलपमेंट आएगी, इसकी खामियां दूर होंगी, तो सिस्टम एक बेहतरी की तरफ जाएगा। इदारियों का मौजूद बिल्कुल अनवर साहब, इस बात का क्रेडिट तो मैं समझती हूँ इमरान खान को जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया और अकाउंटेबल अब ठहराया है उन्हें, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि चाहे फैसला आ भी गया बट स्टिल बहुत से लोग कह रहे हैं कि राह फरार मिल चुकी है वजीर आजम को, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि अभी भी ये तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब GIT तो बना दी जाएगी और उसके बाद इस पर मजीद जो है वो तफ्तीश तो की जाएगी, लेकिन फिर वो बात आ गई कि GIT बनाई जाएगी तो टर्म ऑफ रेफरेंस कौन बनाएगा, ये भी एक अहम सवाल उठ रहा है। नहीं, ये सवाल मैं नहीं समझता उठ रहा है, क्योंकि अब ये GIT ना तो किसी हुकूमत ने बनाई है, ना ही किसी अपोजिशन ने मुतालबा किया है। ये 5 रुकनी जो बेंच है उसने GIT बनाई है, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी वही देंगे, 11 सवालात भी उन्होंने दे दिए हैं, और जो इदारे अपनी उन शख्स के लिए ये लोग दे रहे हैं तो उसकी अप्रूवल भी जो है वो अदालत देगी। इसलिए हर सूरत में तमाम फरीकों को जो है वो मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात जो एक मुख्तसर सी कि जैसे शेख रशीद अहमद कह रहे थे, अब वहाँ अदालत नहीं लगनी, अब वहाँ जुज़वी तौर पे जो है वो एक एक फर्द को बुलाया जाएगा बंद कमरे में और पूछा जाएगा, ना किसी की अना मजरू होगी और ना ये पता चलेगा कि 19वें ग्रेड के अफसर के सामने वजीर आजम या उसके बच्चे कैसे पेश हुए हैं। तो प्राइवेसी भी रहेगी, इसलिए पॉजिटिव लेना चाहिए, मैं समझता हूं। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए। जैसे ये फैसला आया था उसके बाद ही जो है इस पर तबसरे और तस्दीक शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान में ये पहली दफा होगा कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी 19वें ग्रेड के अफसर के सामने जो है वो पेश होगा और वो उससे तहकीकात करेगा, तो वाकई में एक पॉजिटिव चीज है। अच्छा, पनामा लीक्स के हवाले से ही बात करें तो जहां पर नून लीग बहुत ज्यादा खुश है कि जी अब डेफिनेटली हमारे हक में फैसला आया, वहीं PTI भी खुश नजर आ रही है। तो ये बताएं कि दोनों जो खुश हैं, तो इस फैसले में ऐसी क्या चीज है जो PTI इतनी ज्यादा खुश है, और आज इमरान खान जो है वो कहा जा रहा है कि 10:30 बजे खिताब भी करेंगे, और नून लीग किस सेंस में, तो कुछ इन दोनों की जो डिफरेंसेस हैं, जो डिस्टिंक्शन है, उसको थोड़ा सा डिफाइन। नून लीग यौम तशक्कुर मना रही है जबकि PTI जो है वो यौम निजात मना रही है, तो मतलब दोनों पार्टी इस पे मुत्तफिक है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इसके एक नफसियाती पहलू ये है कि वजीर आजम फौरी तौर पे नायल नहीं हुए और आज भी वो अपनी कुर्सी पे विराजमान हैं। और दूसरा जो एक रिटन स्क्रिप्ट मिला है PTI को कि 5 जजेस ने बहरहाल ये कहा है कि वो जो मनी ट्रेल है वो उसको प्रूफ नहीं कर पाए, तो ये उनकी सेटिस्फेक्शन का बायस बना है। बुनियादी तौर पे मैच की जो आखिरी बाल पे जब कोई आउट होता है और उसका डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो थर्ड अंपायर ने अभी रीप्ले करके देखना है कि बाल जो है वो विकेट को लगी है। खुशी मना रहे हैं, एक कह रहा है कि अभी मैं आउट नहीं हुआ, दूसरा कह रहा है कि ये आउट हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ मिठाइयां जो इसलिए हैं कि रिप्ले होना है। अच्छा, तो ठीक है, दोनों तरफ की तो बात हो गई। कुछ पीपल्स पार्टी की बात कर ले। हमने देखा कि कल जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जबरदस्त किस्म के बयान दिए हैं, और पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है इस मामले पर थोड़ा सा अलग है। ऐसा आपको क्यों होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पनामा लीक्स के फैसले के हवाले से तो सभी कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा वो हम कबूल करेंगे। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ये है कि एक तो उसने खुद जब केस में हिस्सा नहीं लिया तो उनको जो थोड़ी सी रुसवाई हुई है मुस्लिम लीग नून की चार्जेस की वजह से, तो पीपल्स पार्टी ने उस पर खुश होने की भी कोशिश की है और 3 जजेस के फैसले पे तनकीद भी की है। और जब इस्तीफे का मुतालबा किया है
तो फिर उसके बाद इमरान खान के बारे में जो जरदारी के साहब के कमेंट्स थे कि इसने इमेच्योर है, इसने हमारे साथ ये नहीं चले, हमने पहले भी कहा था कि फैसला इस तरह अदालतों से नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन जब उनसे कहा गया कि ये इमरान खान की वजह से इस सूरत हाल जहाँ तक पहुँची है कि आज आप नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा करने की पोजीशन में आए हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है वो पहले गेन नहीं कर सकी, आप किसी और की जीती हुई गेम में से कुछ हिस्सा जो है वो गेन हाशमी साहब, आसिफ अली जरदारी ने तो इस डिसीजन को कंडेम भी किया है और बड़े इस पे भी सवालात उठ रहे हैं। किसी कंडेम कर दिया आपने इस डिसीजन को और उसके बाद इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने जो बयान दिए वो तो हम कल से देख ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी साहब, आप हमारे साथ थे। में छुपाया गया धमाका खेज मवाद फटने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो आपको आगाह कर रहे हैं हम कोयटा से, जहां पर जरहून रोड के करीब कचरे के ढेर में छुपा धमाका खेज मवाद फटने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। और कितनी अफसोसनाक खबर है कि आपने कचरे के ढेर में जाके धमाका खेज मवाद छुपा दिया और उसकी वजह से 3 बच्चे जख्मी हो गए। मतलब कचरों को भी नहीं छोड़ रहे दहशतगर्द। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। खैर, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। वेलकम बैक से गुड मॉर्निंग। और अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे कि फ्रांस के शहर पेरिस में शैंज़ेलीज़े पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। सदर फ्रांसिस होलंद ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में दुनिया की सबसे मशहूर हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमला आवर भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त अबू यूसुफ जी बिल्गिन के नाम से हुई है। फायरिंग से कबल हमला आवर ने ट्वीट किया कि वो पुलिस एहलकारों को मारना चाहता है। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने पुलिस पर हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया, जबकि हमले के बाद फ्रांस में जारी इलेक्शन मुहिम मुलतवी कर दी गई है। वीकेंड को स्पेशल बनाइए, जाके इस मूवी को देखिए। इसका 8वां पार्ट जो है वो आ चुका है, तो होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस मूवी के हवाले से जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे पॉल वॉकर की याद आती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, और ये वाहिद 8 पार्ट है जिसको देखने में मैंने इतना इंटरेस्ट उस तरह से नहीं लिया क्योंकि इसमें पॉल वॉकर नहीं है। लास्ट मूवी जब आई थी तो सब याद है आपको कितना मजा आया था? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये होता है कि मैं सबसे ज्यादा, अगर मैं बैठी हुई हूँ सिनेमा में कहीं पर बैठ के अगर मूवी देख रही हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा ये होता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स की शक्ल देख रही होती हूँ, इन्हें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छी है ना, हाँ अच्छी अच्छी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों की राय दे जाओ, अकेले मूवी देखने जाओ, क्योंकि उसके बीच में अगर आपके फ्रेंड्स लुक में दे रहे हो ना तो आपकी सारी मूवी का बेड़ा गर्क हो जाता है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नहीं यार अच्छा ये तो बड़ी अच्छी लग रही है और आपके बराबर में आपके कोई दोस्त कहते हैं नहीं तो क्या हो गया तुम्हें, तो आप कहते हैं अच्छा, तो थोड़ा सा शेक हो जाता है आपका जो डिसीजन होता है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के दिन यानी 21 अप्रैल 1854 में दुनिया का पहला रेल रोड ब्रिज बनाया गया। अरे वाह। दुनिया का पहला रेल रोड ब्रिज अमेरिका में रॉक आइलैंड मिसिसिपी रिवर को शिकागो से मिलाने के लिए बनाया गया था। इस ब्रिज का मकसद न सिर्फ ईस्ट को वेस्ट से मिलाना था बल्कि अमेरिका की मकामी मईशत में मजीद इजाफा फराहम करना था। ये ब्रिज पानी से 35 फीट ऊंचा बनाया गया था और इसका स्विंग 280 फीट चौड़ा था। सेंटर पोस्ट के हर एक तरफ 140 फुट क्लियरेंस थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी स्टीम बोट ब्रिज के नीचे से आसानी से गुजर सकती थी। इस ब्रिज से पहली ट्रेन लोअर रॉक आइलैंड से डेवनपोर्ट गई थी। और अभी आपको बताएं कि रोमानिया से ताल्लुक रखने वाली इंटरनेशनल सिंगर रोजलीना और लेटिफा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और कराची में मौजूद हैं। और ये दोनों स्टार्स पाकिस्तान में हॉकी के रिवाइवल के लिए कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आतिफ असलम समेत दीगर इंटरनेशनल स्टार्स भी शरीक होंगे। तो आइए आपको इन इंटरनेशनल सिंगर्स की एक झलक दिखाते हैं और आपको ब्रेक के बाद इनसे मिलवाएंगे भी।
झलकियां तो आपने देखी और यहाँ पर हम भी झूम रहे थे, तो ये थोड़ी सी देर का इंतजार है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद हम इनसे भी मिलेंगे। कराची में अपने न्यू सॉन्ग की शूट में मसरूफ रोमानिया की रैपर ले टीफा से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात हो रही है आज हॉकी के रिवाइवल की। तो कभी मैदानों में सब्ज लाली वर्दियों में हवाओं के दोष पर उड़ते फ्लाइंग हॉर्सेस ने पाकिस्तान को इज्जत और इफ्तिखार के ऐसे मेडल्स दिलाए जिनकी आरज़ू कौमों का ख्वाब होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ कौमी खेल के साथ इस कौम ने भी खूब खेला है। आइए कौमी खेल हॉकी की कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। रोमानिया से है और उनके साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर मलिक रबी भी हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। How are you both? Good morning. Alhamdulillah. अच्छा, first of all I'd like to say that welcome to Pakistan, Rosalina. Thank you, thank you. You have a really beautiful country. Thank you very much. अच्छा मलिक, आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो बड़ी कम होती है। आप हॉकी के रिवाइवल की बात कर रहे हैं और इससे पहले भी आपने बताया कि आप इस तरीके का कॉन्सर्ट या इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और अल्लाह करे ये आपकी कोशिश कामयाब हो। ये बताएं कि ख्याल कैसे आया कि इस तरीके से हॉकी का रिवाइवल किया जाए, कॉन्सर्ट किया जाए, लोगों के अंदर शौक डेवलप किया जाए और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स को पाकिस्तानी स्टार्स के साथ लेकर आया जाए, तो कैसे ख्याल आया? थे PSL को। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह PSL वाज अ ग्रेट सक्सेस। PCB को हम कांग्रेचुलेट भी करेंगे कि फाइनली दे ब्रॉट द इंटरनेशनल प्लेयर्स बैक टू द वेन्यू। लाहौर में हुआ या कहीं भी हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बिल्कुल आफ्टर दैट हमने कुछ ऐसा सोचा कि हम क्यों ना स्पोर्ट्स को ही इनकॉर्पोरेट करें, सिंस लास्ट इवेंट जो था हमारा वो पुलिस की सर्विसेज को ऑनर करने के लिए था। तो इस इवेंट में हमने जो है वो सोचा कि हम अपनी नेशनल गेम के बारे में बात करें। जब मैं इट वाज द वेरी फर्स्ट डे जब हम इसके ऊपर रिसर्च करने बैठे, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता था कि हमारी जो कौमी टीम है दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ द होल वर्ल्ड, विनिंग 4 टाइटल्स। मतलब आज तक कोई ऐसी हॉकी टीम नहीं है जिसने 4 वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते। तो हम अगर देखा जाए इन रिटर्न हम अपने हॉकी प्लेयर्स को क्या दे रहे हैं। अगर आप मैं एक और एग्जांपल दूं, मेरे एक आर्टिस्ट लिस्ट माशाल्लाह से 5 इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं इस इवेंट में। एक आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके मैनेजर से मेरी बात हुई तो कहता है यार आई वांट टू मीट द फ्लाइंग हॉर्स ऑफ योर कंट्री। एंड आई वाज लाइक ओके, एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक यार मैं शायद मैं अपनी बात करूंगा, मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए अपनी हॉकी टीम के लिए या अपने हॉकी प्लेयर्स के लिए कि उनको किसी तरह एक्नॉलेज करें हम। तो मैं खुद एक क्रिकेट प्लेयर था, अपने स्कूल का हॉकी प्लेयर्स थे, तो आई फील्ड कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज उस लेवल पे नहीं मिलती थी जितनी हमें साल में 1 या 2 दफा कोई ना कोई टूर्नामेंट कोई कंपनी करा रही होती थी या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज करा रहे होते थे। तो हमें हॉकी को भी हमें सोचना चाहिए। इस इवेंट में मैं आपको बता दूं वी आर एफिलिएटेड विद 11 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी एंड द हॉकी प्लेयर्स फ्रॉम ऑफिशियल पाकिस्तान और फ्रॉम ऑल पाकिस्तान बेसिकली। और उनके जो हॉकी प्लेयर्स हैं ऑफिशियल टीम्स दे आर कमिंग एज द गेस्ट फॉर द इवेंट। प्लस जो हमारे एक्स हॉकी लेजेंड्स हैं दे आर इनवाइटेड विद द फैमिलीज। So you know obviously this is the first time कि 5 इंटरनेशनल आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे आतिफ असलम जैसे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इट वुड बी एन एक्सपीरियंस फॉर देम कि दे आर द गेस्ट फॉर द ऑनर्स। तो आई जस्ट वांट देम टू गिव अ मोटिवेशनल पुश कि दिस इज फॉर यू गाइस। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टेप है मलिक जो आप लोग उठा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सर्ट के थ्रू एक बहुत लार्ज ऑडियंस जो है वो कैटर हो जाती है। रोज़लिना हमारे साथ है, कुछ बात करते हैं। कम टू यू रोज़लिना, is it your first attempt to Pakistan and since how long you are here? Actually it's my first time in Asia. Okay. Great. I am here for I don't know 5 days ago, something like this. So how did you find Pakistan till now? Amazing, amazing. Like I said, it's a very beautiful country with such a kind people and welcoming people. And we had time to do a lot of things here. Actually, I tried to play a little bit of hockey. Okay. You know how to play hockey? I learned here. We'll make her learn actually. Yeah. Wow. And I think it's really nice. I don't know how to play good, but I tried.
we had time to visit some students, university. That was a very nice experience for me. Be there with the young people, talk with them, interact with them. So what is the national game of Romania? I think it's football. I don't know. I'm You're not sure about it? I think it's football, yeah. Okay. Football. So you were talking something about football, right? कि अब आपका next plan जो है वो football का है कि women जो football team है उसके revival के लिए भी आप लोग next step उठाएंगे। बिल्कुल हम अपना season 3 already line up कर चुके हैं और कुछ artist हैं मैं उनको disclose नहीं करूँगा but this time they're from US। मैं ये बता सकता हूँ, ठीक है? They're big names और we want to do something big for our country। मेन जो मकसद है हमारा वो ये है कि हमारे मुल्क का जो सॉफ्ट इमेज है वो जाए लोगों तक कि जो आप लोग कहते हो कि यार ये लोग शायद इतने पीसफुल लोग नहीं है या छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं भिड़ जाते हैं। It's been Rosalina, coming to you, tell me, you are here for a great cause. Like yes. you are doing a revival of national games, so definitely you tell us that you really like Pakistan. So what kind of food you like here? I like white chicken. Okay. Wow. We eat something chicken because with you are coconut. here since 5 days or 6 days. So yeah, we eat a lot of different food. Okay. We eat a lot of spicy food in here. Okay. And I love it because only white chicken or white chicken with some other things? We eat white chicken. We eat chicken with coconut. We eat beef with potatoes. Something spicy, and we eat something very good. I don't remember the name. The pink thing with coconut, sweet thing. Okay, let's forget it. Okay, let's. गुलाब जामुन की बात कर रही है। That's a sweet dish. Gulab jamun. We call it gulab jamun. Okay, we are talking about that you are singing here with our greatest singers. So when you were coming to Pakistan, so your friends, your family, what was their reaction that you are going to Pakistan and they support you to come? Actually, my family was very supportive with me. I have few friends who were telling me, "Take care there. Are you sure?" Yes. But now I will go back in Romania and I will tell them, guys, you're so wrong. You're so That's wrong. Really nice. That's really nice. Coming to you, Rosalina. Tell me, did he took you to places to visit in Karachi, or you do have any plan to visit different areas of Pakistan? Okay. We went to a mall, yeah. Okay. Seaside, yeah, beach. Beach. We went to a mall. Actually, we visit places and working in the same thing. So, do you have any plan to visit some different places in Pakistan? I don't think we're gonna have time right now, but I want to come back in Pakistan and visit. So tell us something about Romania, about your country, about your food, your culture. People in Romania are very similar with Pakistan people. That's why I said it. I feel like home in here because Romanian people are welcoming. They are kind people. Just like us. Yes, exactly. The food is different. Okay. We have sarmale. It's our traditional food. It's something with Is it meat. spicy? No, it's not spicy. We don't have spicy food in there, only if we cook Okay, spicy. Rosalina, your voice is beautiful. Thank you. So we want that you please sing something for us and our viewers. Okay. Dil, dil, Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan. Oh, that's really nice. That's really wonderful. She's It's a very training famous these song. days. Yes. Okay, Rosalina, any song you write yourself, your own song you wanna sing here? Okay. First of all, I need to ask who taught you this song, Dil Dil Pakistan. The dictators. And we're gonna have a surprise for you on 28th of April at the release. Are you going to perform the same song in that concert? It's a surprise. I don't want to say. Okay, great. Let's just wait for the surprise. Okay. So we want you to please sing any of your favorite song. My favorite song or one of my... Your own song. Give me maybe. Give me? Yeah. Give me what I want. I can give you what you need. If you give me what I want, I can make you feel complete.
Okay, that's really nice song. That's really nice song. Okay, we are very happy to see you here. But I want to ask you something. That when did you receive a call of Malik Rabi that Rosalina, you have to come here? Then what was your reaction? What you thought at once? They'll go, I'll not go. What have you decided at once? Malik talked to my manager, and my manager called me and told me we have a concert in Pakistan. I said, okay, great. इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स में आपने इंटरनेशनल सिंगर्स जो हैं वो इसमें आपने इनवाइट किए हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स भी हैं, तो किस तरह से ये इवेंट आपने प्लान किया है? और कॉन्सर्ट जो है वो इससे पहले आप एक और करवा चुके हैं, ये दूसरा कॉन्सर्ट है जो आप कराची में कर रहे हैं। कुछ इवेंट के हवाले से हमें बताइए कि क्या क्या अट्रैक्शन है पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़लिना फर्स्ट टाइम एशिया में आई हैं, तो ये खुद ही एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। ये यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, यंग जनरेशन के साथ, हमारी यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर एलेक्जेंड्रा स्टैन है, शी इज़ कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कराची। एंड द बेस्ट पार्ट व्हिच मेक्स मी थिंक अबाउट द रोमानियन सिंगर्स इज, लास्ट टाइम ओटिलिया ब्रूमा आई, उस मिल रहे थे और बड़ी अजीब किस्म की बात है, बहुत वो फिशी फील कर रहे थे कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट व्हेन दे वेंट बैक, जो उन्होंने रोमानियन मीडिया पे जो बातें की हैं पाकिस्तान के बारे में, एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दैट, आई वाज लाइक दीज आर द गाइज हु हैव टू कम बैक। एंड दे उन्होंने क्लियर वहाँ पे जाके बोला कि पाकिस्तान इज अ कंट्री व्हिच इज नथिंग लाइक। Definitely, we are. और मे बी यही रीजन था जो आपने दोबारा रोज़लिना से कांटेक्ट किया। Exactly, it's obviously हम चाहते हैं कि जो नए लोग हैं वो आए हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क को देख के जाएं, जो यंग जनरेशन है हमारी उसको देख के जाएं। चलिए जी, बड़ी जबरदस्त कॉज के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच। चलिए जी, हमने आपको इंटरनेशनल स्टार से भी मिलवाया और साथ साथ बताया कि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो सब पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि हमारे मुआशरे में जो भी चीज़ें हमारी मध्यम हो गई हैं या पीछे तक जाती जा रही हैं, स्पेशली हमारी हॉकी, उसके रिवाइवल के लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं। तो गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की बरसी के मौका पर उनकी बहू नासरा जावेद इकबाल से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब, सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ और भी गेस्ट हैं जिनसे आज शो में आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। और सुबह से मुझे तो बहुत भूख लग रही है और आज रेसिपी में क्या बन रहा है, चले चल के देख लेते हैं।
जनाब, खाने पीने की बात तो हमने कर ली और देखा कि कितनी मजेदार सी डिश बनी थी, लेकिन अब कुछ जिक्र कर लेते हैं शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, जिनका आज 79वां यौम वफात मनाया जा रहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, कानूनदान और ऐसी सियासी बसीरत के हामिल शख्स थे जिन्होंने उरूज के बाद एक लाजवाल उम्मत मुस्लिमा के सीने में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का बलबला पैदा किया। जी हाँ, उन्होंने उर्दू और फारसी शायरी की बदौलत मुसलमाना ने हिंद के सीने में अलग रियासत की तड़प पैदा की। इनके फलसफे खुदी का जितनी बार मुताला किया जाए हमेशा एक नया दर्स सामने आएगा। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने अल्लामा इकबाल की बरसी के मौके पर इनकी बहू नासरा जावेद इकबाल से मुलाकात की है। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। तहरीक पाकिस्तान की क़यादत तो कायद आज़म ने ही की और अल्लामा इकबाल ने उनको मुंतखब किया था और उन्हें बार बार ख़त लिखे। लंदन में थे कायद आज़म, कुछ मायूस होके कौम से तो यहाँ से लंदन चले गए थे और वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। तो उनको अल्लामा इकबाल ने कई खतूत लिखे कि आप वापस तशरीफ़ लाएँ, आपके सिवा कोई क़यादत नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर इस सारी तहरीक की क़यादत कायद आज़म ने की। उन्होंने बहुत कौम के लिए सोच विचार की और साहिब अमल थे कायद आज़म, और कायद आज़म जैसे हमें चाहिए थे। और फिर तहरीक पाकिस्तान को जब हकीकत बन गई तो उन्होंने जब कौम को खिताब किया तो उन्होंने कहा कि अब हमें चाहिए ऐसे लोग जो पाकिस्तान को आगे लेके चलें तरक्की में, कामयाबी में। और उसमें उन्होंने ख़वातीन पर ख़ास तौर पे ये बात वाज़े की कि ख़वातीन को उसमें शाना बशाना मर्दों के आगे बढ़ना चाहिए और 3 असूल जो हैं वो याद रखने हैं, और वो हैं यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मोहकम। साथ उन्होंने कहा था जी 3 बुराइयां हैं जिससे आपने बच के रहना है, और वो कहते थे नेपोटिज्म, जॉबरी एंड करप्शन। अपने किसी ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, उसको कहते हैं जॉबरी। और तीसरी बात है करप्शन, बदअनवानी। हमने ये चीज़ें अपना ली। कायद आज़म बेचारे तो पाकिस्तान बना के और फिर वफात पा गए 1 साल के बाद ही। ये हमारी बदकिस्मती है कि कायद आज़म की वफात के बाद वो लोग जो थे वो आ गए इक़्तिदार में जिनको सिवाय अपनी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। तारीख़ तक तो नहीं स्कूलों में पढ़ाई जाती। तारीख़ एक आपको हर चीज़ का सबक सिखाती है कि कहाँ कौमों ने गलतियाँ की और उन गलतियों पर तस्हीह कैसे हो सकती है। ये तो हमने सीखा ही नहीं, तो हम आगे कैसे फिर जाएं, कैसे हमारे में क़यादत की वो पैदा हो जो क्वालिटीज़ हम ढूंढते हैं। ये काम है हमारे तालीमी अदारों का। अल्लामा इकबाल ने तो कहा था, नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोएट्स, दे प्रॉस्पर एंड डाई इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। तो ये जो सियासतदान है इन्होंने तो हमारा ये हशर कर दिया। अल्लामा इकबाल ने तो बहुत जगह अपने सारा कलाम जो है ना वो नौजवानों की तरफ मुखातिब होके लिखा, और वो कहते ही गए हैं, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संग खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है, महो सितारा से आगे कि इस दुनिया की जहां साजी में तुम्हारा किरदार ये है कि तुम पैदा करे वो जहां जिसको आप अपनाएं, और वही जहां है जिसको आपने पैदा करना। और ये तो भी मिट्टी और रेत और खाक जो है ना, ये जहान नहीं है, और तुम्हारा मुकाम तो महो सितारा, चांद और सितारों से भी आगे है। नासरा, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे कुछ और मजीद इंटरनेशनल पर्सनालिटीज से। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। आप
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अभी आपको लिए चलते हैं सेनेट, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। You don't mean Raja साहब? I don't mean Raja साहब जी। राजा साहब मौजूदा कायदे ईवान है पर ज़वाबित कार के तहत जो कायदे ईवान है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी वजाहत और फसाहत से ये दो जज साहिबान ने फैसला दिया है, और बड़ी दलील से फैसला दिया है, बड़े सबूतों को पे इन्हसार करके फैसला दिया है कि वो इस हाउस की मेंबरशिप से नाअहल हो चुके। अब 3 जजेस ने या तो उसकी तरदीद की होती इस फाइंडिंग की, या तो उन्होंने कहा होता कि वो नाअहल नहीं हुए, फिर तो हम कहते कि 3 जजेस का फैसला हावी है 2 जजेस के फैसले पर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए मजीद तफ्तीश होनी चाहिए, और ये बात अब जो 2 जजेस का फैसला है टेक्निकली वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्वर किया जा सकता है। तो हम इस वक्त हाउस कायदे ईवान से महरूम है, और हाउस की कार्रवाई के लिए ये एक बड़ी रुकावट है कि कायदे ईवान ही नहीं है। और मैं उस फैसले में नहीं जाना चाहता, उस फैसले में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसके लिए और फोरम्स हैं, बात करेंगे, यहां भी मैं बात करूंगा उस फैसले पर उसको सामने रखकर मुनासिब वक्त पे उस फैसले को 3 जजेस के फैसले को भी सामने रख के और चैप्टर एंड वर्स एंड पैराग्राफ एंड लाइन कोट करके उस पर मैं अपनी राय दूंगा। ये मैं महफूज रखता हूं, फिर कमेंट करूंगा, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफियरेंस नहीं करूंगा, पर उसमें मैं ये साबित करूंगा कि 3 जज साहिबान ने भी जो लिखा है वो सारा वजीर आजम के खिलाफ लिखा है और उनके खानदान के खिलाफ लिखा है। और वो अगर उनको वजीर आजम के हक में लिखना चाहते थे, अगर चाहते थे, तब भी उनके पास कोई इतना मवाद मौजूद नहीं था, दलाइल मौजूद नहीं थे, वसाइल मौजूद नहीं थे, सबूत मौजूद नहीं था कि वो उनके हक में लिख सकते। तो ये एक बड़ा संगीन किस्म की सूरत हाल है, संगीन फैसला है। इस फैसले के तहत अव्वल मैं 2 डिमांड करना चाहता हूं। अव्वल तो ये तस्लीम किया जाए वजीर आजम की जानिब से कि वो नाअहल हो चुके। अगर वो तस्लीम नहीं करते किसी वजह से, और वो उनका इस्तदलाल है कि 3 जजों ने तो उनको नाअहल नहीं किया, हालांकि 3 जजों ने बहुत कुछ उनके खिलाफ लिखा है, और ये भी लिखा है कि ये कोई सबूत पेश ही नहीं कर सके अपनी सफाई में, ये उन जजेस ने भी लिखा है। और जेआईटी बनाने का मकसद जो उनके मुताबिक है कि वो सबूत ढूंढे, क्योंकि वजीर आजम अपनी सफाई में और उनका खानदान कोई एक दस्तावेज स्वाय 2 कतरी खतों के पेश ही नहीं कर सके, और कतरी खतों को रिजेक्ट करते हैं वो। ये जो 3 जज साहिबान जिन पे हुकूमत का इन्हिसार है, तो इसमें एक सूरत हाल तो यह है कि ये तस्लीम करें कि वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं। अगर वो ऐसे तस्लीम नहीं करते तो हमारा मुश्तरका मुतालबा है ऑपोजिशन की जानिब से कि वो इस्तीफा दें, और फौरन इस्तीफा दें। उन पे एक धब्बा लग चुका है, एक दाग लग चुका है। उनके असासे पाकिस्तान से बाहर ऐसे असासे हैं जो सारे जज तस्लीम करते हैं कि पार्टी की है, सारे जज तस्लीम करते हैं कि उनके लिए जराए
जायज ज़राए आमदन पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन सेनेट में अपने इजहार ख्याल से आगाह कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें सामने रख के, चैप्टर लाइन्स और पैराग्राफ सामने रख के मैं बात करूंगा और पनामा केस के हवाले से जो है वो स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद है रुमानवी सिंगर लतीफ़ा और इनके साथ हैं एंटोन और इनसे बात करते हैं जो इनके मैनेजर है। आइए जी, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, फाइनली यू गाइस आर हियर एंड इट्स so how did you find Pakistan till now? It's been like 5 days you're here? Yeah, a few days, like a week. I think it's a week. So have you visited some places within Karachi? Yeah, we Mostly driving. Mostly driving. Mostly driving. We haven't got a chance, but we have one more week until the great event, and I'm sure we'll have time to visit a few places. Yeah. I already have some places in mind. Acha, Latifa, what brings you Pakistan when you hear that there is a concert and there is a great cause about they are doing hockey revival or something like that? What was your first reaction? I was shocked. You were shocked? Yeah, why you were shocked? because it's my first time when I performed to the big stage, and I was a little nervous, but I know it will be very good. Okay, so you are a rapper. So what is your specialty? You do rap in very fast music, or you do rap in all kind of music you can rap? Depends on the song, because we have songs with fast rap and with slow rap. I don't know. It depends. Okay, we want to hear that. How did you rap and how will you? It's a few lyrics from one of my songs. Okay. You gave me a chance, so I'm giving it me the most. I want to turn my back to you. Let my scent on you like a Holy Ghost. Looking for a body, looking for a host. Looking for a home, flying coast to coast. Places that I've been to, missing it the most. Oh, wonderful, wonderful, Latifa. I loved it. Oh, thank you very much. I simply loved it. That's great, Paul, right there. Yeah, Acha, you're a manager, Anton. So coming to you, Anton. Yes. So tell me, do get to know about this concert and how did he contacted you, and were you satisfied, or how difficult it was to convince both the stars to come to Pakistan, as people do have this perception Pakistan is the terrorist state? Well, actually it is wrong, and I'm also explain this further on. Actually, when the guys from the Dictators contacted me, I was in Morocco holding a concert for the reintegration of Morocco in the African Union, so it was Maroc Africa. And there were some guys calling me and said I was managing a different artist at that point, and asking me, hey, what are the fees for that artist? And I said, I can give you a fee. For Pakistan, there's never been a precedent. And it was like, and I don't deal in Asia. So they were like very cranky on the phone. Who deals in Asia? 1 month after, like in March, we struck a deal, and once they showed us what happened in the previous season of the Dictators. We are very grateful to you that you came here with a great cause. How did you find the idea? Do you like it that so many people gather, international or national stars, and they are doing some great cause? It's awesome, and for myself and my artists, it's a great honor and a pleasure to perform on a stage with Atif Aslam. It's like great. It's the bringing together of okay, so I'm going to ask about Pakistani food. There's people who come from foreign countries, they love Pakistani food. How was your experience? Did you like it? Yes. I love Pakistani food. Really? Oh, that's really like spicy food? Yes. I love spicy food because I don't eat spicy food. It's different. Okay. So what did you like the most? Steak. Steak. Yes. With tomato sauce. Okay. It's very Steaks spicy. with tomato sauce. Yeah. Right. Okay. You like it. Okay. Latifa, your hairs are similar to me, and I'm really happy to see you here. I was saying that you're looking like Latifa because she makes that kind of hair. So what's the secret of your beauty? Because you're very attractive. Oh, thank you very much. Yeah. I don't have a secret. Everybody has a little bit secret. No, I eat a lot.
Yeah, no, I don't have a secret. Just, okay. I don't know. Okay, let's come towards you, Antonio. You are, managing both of these stars, and now you have a plan to, conduct this concert within Pakistan, and it's your first attempt here in Pakistan. So, how do you guys conduct the concerts back there in Romania? Well, it's quite different. Like, we always work with good organizers, we always work with good planners, and then we have the smaller shows in clubs, emceeing, and generally smaller venues than a stadium. This is huge. Guys, where's the camera? Where's the camera? Oh, there. Be there. It's huge. I guess everyone is going to be there to attend this concert, definitely. I need to ask furthermore about Pakistan. Have you experienced the Pakistani culture? Anything have you seen or attended within Pakistan? I have a Ajrak. It's called Ajrak. It's a international really shawl. Nice. Yeah, I love it. And I don't know many things about traditional. Okay, you love to wear Ajrak and many things about Pakistan. Okay, tell me something about Pakistan, that you are here since many days. So how did you find people, and how is experience to be here as atmospherically or social behavior? Well, I'm very, very happy because I'm here in Pakistan. I love Pakistan. All means Pakistan, like people, food, anything. And people are very kind, very nice. I'm feeling like home here. Okay. Great. Really. Well, Latifa, I need to know that I have heard that you guys are planning to make a video here in Pakistan. So what is the video all about? It's a video. Okay, and will be a surprise. You like? No. Using anything. Acha, what is the idea of video, and what is the concept of the video to shoot in Pakistan? Well, first of all, the concept stems from the song title, which is "Baby Go Up." So it's Baby Go Up. Baby Grow Up. Go up. Okay, go up maybe, but no, go up. It's a motivational song. It's one and the same. Grow up or go up. And the video, same as the song, speaks about going through ups and downs in life, and making it in the final. So, Anton, where are you shooting in Pakistan? In Karachi or in Islamabad or where? No, in Karachi. We are not living in Karachi. Yes. Okay. So, thank you very much, both of you, Latifa and Anton. And we're definitely come to see you in concert. Oh, I'm looking forward to best of luck, and hope you guys had a great time in Pakistan. Thank you so much for coming. Thank you. लोगों को आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा होगा. बहुत से इंटरनेशनल प्लेसेस थे जो आज हमारे साथ शो में थे, और इनका कॉन्सर्ट होने जा रहा है 28 को. तो डेफिनेटली हम आपसे कहेंगे कि जिस कॉज के लिए काम किया जा रहा है, हमारी हॉकी के रिवाइवल के लिए काम किया जा रहा है, तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए और जरूर इसको सपोर्ट कीजिए. और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. लेकिन जाने से पहले अजीम फलसफी शायर और बानी नजरे पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 79वीं यौम इश्क होती है, तो देखना मत भूलिए. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग. आज दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर. खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर. मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर. तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की.